नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, यानी कि पुष्प जो होता है उसकी संरचना में कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसके अंदर हमने उसके जो 4 प्रकार के जो चक्र हैं, यानी जो वॉल्स हैं, उसके बारे में बात की थी, जो कि थे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो आज हम बात करेंगे फ्लावर ए मॉडिफाइड सूट, यानी पुष्प जो है वो एक रूपांतरित प्ररोह है। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि पुष्प जो है एक रूपांतरित प्ररोह है या एक मॉडिफाइड सूट होता है फ्लावर। इसको हम आज किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो फ्लावर होता है वो एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सूट होता है, यानी एक हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सूट होता है एज कंपेयर टू लीव्स बियरिंग सूट। यानी जो फ्लावर है वो एक प्रकार का सूट या प्ररोह होता है। जैसे कि जो सूट होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है, उसके ऊपर पत्तियां पाई जाती है, लेकिन जो फ्लावर बनता है तो उस कंडीशन के अंदर जो सूट है वो हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो होता वो एक सूट ही है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर उसके ऊपर पत्तियां पाई जाती है, लेकिन रिप्रोडक्टिव कंडीशन के अंदर उसके ऊपर जो है फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो फ्लावर है, पुष्प है, वो एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सूट है। इसको तुलना हम करें लीव्स बियरिंग सूट से। तो इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं, जो कि फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, जैसे कि जो सेपल है उसका जो कंप्लीट वॉल है या जो कंप्लीट चक्र है वो कैलिक्स कहलाता है, और पेटल्स का जो कंप्लीट जो वॉल है या चक्र है वो कोरोला कहलाता है। तो इसको रूपांतरित लीव्स या मॉडिफाइड लीव्स के रूप में हम देख सकते हैं कि जो सेपल हैं और पेटल हैं वो एक प्रकार की रूपांतरित पत्तियां हैं, मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। इसी प्रकार जो स्टेमन्स होते हैं या जो कार्पल्स होते हैं, यानी जो इसके अंदर के जो 2 वॉल्स होते हैं फ्लावर के, वो भी जो उनकी जो पोजीशन होती है और उनका जो अरेंजमेंट होता है, यानी उनकी स्थिति, उनका विन्यास, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर यानी उनकी आंतरिक संरचना और उनका डेवलपमेंट, इन सभी हम पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम स्टेमन्स और कार्पल्स को देखें तो ये भी जो है वो लीव्स यानी पत्तियों से जो है रिजेम्बलेंस या समानता दर्शाते हैं। तो इस प्रकार जो सेपल और पेटल्स होते हैं वो हम मॉडिफाइड लीव्स के रूप में उनको देख सकते हैं, और जो स्टेमन्स और कार्पल्स होते हैं वो भी कई सारे पॉइंट्स के अंदर या कई सारे बिंदुओं के अंदर जो है सामान्य पत्तियों से समानता दर्शाते हैं। तो इन सब सिमिलरिटी या समानताओं के बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जो सभी फ्लावर के जो ये पार्ट्स होते हैं या जो ये 4 वॉल्स होती है, उसके जो 4 चक्र होते हैं, वो पत्तियों से समानता दर्शाते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जो इनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो 2 टर्म होती है माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगा स्पोरोफिल्स, तो ये जो है फ्लावर के जो 2 वॉल्स होते हैं, स्टेमन और कार्पल, यानी कि उसके जो फ्लावर के जो अंदर के जो 2 चक्र होते हैं उनके अंदर इनको अप्लाई किया जा सकता है। यानी माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो स्टेमन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, और मेगा स्पोरोफिल जो होता है वो कार्पल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद में जो हम कह सकते हैं कि जो फ्लावर होता है या जो पुष्प होता है वो एक ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल होता है, यानी जो स्पोरोफिल्स होता है उसके समूह के रूप में हम पुष्प को परिभाषित कर सकते हैं, जो कि सामान्यतया पेरियंथ जो होता है उससे घिरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार हम फ्लावर जो है उसको परिभाषित कर सकते हैं कि जो फ्लावर है वो स्पोरोफिल का ग्रुप होता है, जो कि पेरियांथ के द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसको स्टेमन के इक्विवेलेंट माना जाता है, और मेगा स्पोरोफिल जो है उसको कार्पल के इक्विवेलेंट माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनके द्वारा ये प्रूव किया जा सकता है कि फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड सूट है या एक रूपांतरित प्ररोह है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे होमोलॉजी ऑफ द फ्लोरल बड, यानी पुष्प कलिका की समजातता। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो फ्लोरल बड होती है या जो पुष्प कलिका होती है वो
वेजिटेटिव बड यानी जो कायिक कलिका होती है उससे काफ़ी अलग दिखती है एक्सटर्नली। यानी अगर हम बाहर से देखेंगे तो फ्लोरल बड जो है और वेजिटेटिव बड है वो हमें काफ़ी अलग नज़र आती है, लेकिन उसके अंदर भी कई प्रकार की समानताएं हमें देखने को मिलती है। तो वो किस प्रकार की समानताएं होती है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो फ्लोरल बड होती है और जो वेजिटेटिव बड जो होती है वो दोनों ही टर्मिनल या एक्सिलरी पोजीशन के ऊपर डेवलप होती है। यानी जो शूट की जो शीर्षस्थ या अग्रस्थ स्थिति है और एक्सिलरी पोजीशन यानी कक्षस्थ स्थिति के अंदर दोनों का ही इमरजेंस या उद्भव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये एक हम सिमिलरिटी कह सकते हैं कि फ्लोरल और वेजिटेटिव बड्स जो होती है उसके अंदर जो इमरजेंस के आधार पर ये दोनों ही या तो टर्मिनल होगी या एक्सिलरी होती है। इसके बाद में अगर हम इन दूसरी सिमिलरिटीज़ के बारे में बात करें तो जो फ्लोरल बड्स होती है वो कई बार मॉडिफाइड हो जाती है वेजिटेटिव बर्ड्स या बल्बिल के अंदर। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो पुष्प कलिका है उसका रूपांतरण हो जाता है कायिक कलिका या बल्बिल्स के अंदर। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ऐसा हमें अगेव और एलियम के अंदर हमें देखने को मिलता है। और इस प्रकार इन दो पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि फ्लोरल बड और वेजिटेटिव बड जो हैं वो एनालोगस स्ट्रक्चर्स होती है, यानी उनके अंदर हमें समानताएं देखने को मिलती है। हालांकि अगर हम बाहर से इनको देखेंगे, एक्सटर्नल अपीयरेंस इनकी देखेंगे तो उसके अंदर कुछ हमें विभिन्नताएं दिखाई दे सकती है, लेकिन एनालोगस स्ट्रक्चर के अंदर हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट क्राइटेरिया लेते हैं जिससे ये प्रूव होता है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है, तो वो है एक्सिस नेचर ऑफ रिसेप्टिकल्स, यानी जो पुष्पासन है उसकी अक्षीय या स्तंभीय प्रकृति। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो रिसेप्टिकल होता है या जो थैलेमस होता है, यानी थैलेमस या जो रिसेप्टिकल होता है फ्लावर का जिसके ऊपर फ्लावर लगा रहता है, वो एक एक्सिस ही होता है जिसके ऊपर फ्लावर या पुष्प जो है उनका निर्माण होता है। तो इसको हम इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं कि अधिकांश जो परिस्थितियां होती है यानी मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर जो इंटरनोड्स होते हैं यानी जो पर्व होते हैं जो कि सूट के ऊपर, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जो सूट है उसके अंदर जो है वो नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, यानी जो पर्व संधि और पर्व पाए जाते हैं। तो फ्लावर्स के अंदर ये होता है कि जो इंटरनोड्स होते हैं यानी जो पर्व होते हैं वो हाईली रिड्यूस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं इंटरनोड्स फ्लोरल एक्सिस के अंदर। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैपेरिस, गाइनेंड्रोप्सिस और पेसिफ्लोरा, तो इसके अंदर ऐसा होता है कि जो रिसेप्टिकल या जो थैलेमस होता है वो प्रोमिनेंट नोड्स और इंटरनोड्स जो है वो शो करता है, यानी फ्लावर के अंदर हम नोड्स और इंटरनोड्स जो है उनको क्लियरली देख सकते हैं, जो कि नोड्स और इंटरनोड्स नॉर्मली जो है सूट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन फ्लोरल एक्सिस के अंदर भी हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसा कि कैपेरिस, गाइनेंड्रोप्सिस और पेसिफ्लोरा के अंदर देखने को मिलता है। तो इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए जो डायग्राम है इसके अंदर गाइनेंड्रोप्सिस जो है उसके फ्लावर को दिखाया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो सबसे बाहर की जो वॉल है, जो सबसे बाहर की कैलिक्स की वॉल होती है, उसके बाद में जो ये इनर की वॉल जो हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये है कोरोला, यानी इसके अंदर पेटल्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो कोरोला है और जो एंड्रोसियम है उनके बीच के अंदर जो ये इंटरनोड होता है वो इलोंगेट हो चुका है। फ्लावर के अंदर ये जो इंटरनोड है वो इलोंगेटेड हो चुका है, इसको कहा जाता है एंड्रोफोर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मली सूट के अंदर जो इंटरनोड्स पाए जाते हैं वो यहाँ हमें इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, जिनको कहा जाता है एंड्रोफोर, जो कि कोरोला और एंड्रोसियम के बीच का जो इंटरनोड होता है वो इलोंगेटेड हो चुका है, यानी जो पर्व है वो लंबा हो चुका है। इसी प्रकार हम इसी फ्लावर के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो एंड्रोसियम होता है और जो गाइनोसियम होता है, इनके बीच का जो इंटरनोड है वो भी यहाँ पर इलोंगेट हो चुका है, इसको कहा जाता है गाइनोफोर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कोरोला और
एंडोसियम के बीच का इंटरनोड इलोंगेट हो चुका है, जिसको हमने कहा एंड्रोफोर, और उसी प्रकार जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच का इंटरनोड जो है वो भी इलोंगेट हो चुका है, उसको हमने नाम दिया है गाइनोफोर, या उसको कहा जाता है गाइनोफोर। और इस जो कंप्लीट स्ट्रक्चर को या इस फ्लावर को, जिसके अंदर एंड्रोफोर भी पाया जाता है और गाइनोफोर भी पाया जाता है, उसको कलेक्टिवली कहा जाता है गाइनेंड्रोफोर। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसको कहा जाता है गाइनेंड्रोफोर, जिसके अंदर एंड्रोफोर भी पाया जाता है और गाइनोफोर भी पाया जाता है, जैसा कि हम इस कंडीशन को गाइनेंड्रोप्सिस के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहाँ पर फ्लावर के अंदर हमें प्रोमिनेंट इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम उनके दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है मॉन्स्ट्रस डेवलपमेंट ऑफ फोलिएज लीव्स। जैसे कि हम कुछ प्लांट्स के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि रोज़ होता है, लार्क्सपर होता है, पियर्स होता है, तो इसके अंदर हमें मॉन्स्ट्रस डेवलपमेंट ऑफ फोलिएज लीव्स देखने को मिलता है। यानी जो फोलिएज लीव है उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है फ्लावर्स के अंदर। तो जैसे कि हम इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो इसके अंदर इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो अगर हम रोज़ की बात करें तो उसके अंदर जो थैलेमस जो होता है, यानी जो पुष्प का जो आधारीय भाग होता है, जिसको पुष्पासन कहा जाता है, वो फ्लावर बनने के बाद में भी कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लावर बन चुका है, लेकिन उसके बाद में भी जो थैलेमस है वो फ्लावर के ऊपर इलोंगेट हो चुका है, और उसके ऊपर जो है वेजिटेटिव सूट की तरह जो है वो लीव्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये जो वेजिटेटिव सूट की तरह बिहेव कर रहा है और जो फ्लावर के ऊपर जो है वो ग्रो कर चुका है। तो इस प्रकार का जो मॉन्स्ट्रस डेवलपमेंट पाया जाता है थैलेमस का। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड सूट होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि थर्ड एविडेंस के बारे में, तो वो होता है माइकेलिया चंपा का। तो ये एक प्लांट है जिसके अंदर जो थैलेमस होता है वो इलोंगेट हो जाता है एक ऑर्डिनरी स्टेम की तरह, यानी एक सामान्य तने की तरह जो है वो थैलेमस जो है वो दीर्घित हो जाता है या लंबा हो जाता है कार्पल्स के ऊपर, और वहाँ पर हमें फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं, एग्रीगेट फ्रूट जो है उसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार इस पॉइंट से भी ये प्रूव होता है कि जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड सूट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके द्वारा ये प्रूव किया जा सकता है कि फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड सूट होता है। थैंक यू।